ठीक, हाँ, तो प्लीज कल हम बोलिए। लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट किया था कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर कौन है जो इस चीज को एक्ट करता है। बिकॉज एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु एक्ट्स एज एन एक्टर टू टेक एन एक्शन एज एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनली ही कम्स टू आउटकम एक्शंस और एक्ट के अकॉर्डिंगली हम फाइनली जो एक्टिविटी पे कन्वर्ट करते हैं दैट इज एंटरप्राइजेस। क्योंकि एंटरप्रेन्योर का काम ही होता है बिजनेस को स्टैब्लिश करना, न्यू बिजनेस, बिकॉज द पर्सन अटेम्प्ट टू मेक अ प्रॉफिट बाय स्टार्टिंग अ कंपनी। किसी भी बिजनेस को ओपन करना बिजनेस वर्ल्ड लेवल पे या लोन अपने आप में इंडिविजुअली स्टार्टअप करके। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक्शन है, कल भी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था इनोवेशंस के थ्रू और कॉन्सेप्ट्स का स्टडी भी किया था कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी और ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग, ये सारी चीजों पे इनोवेशंस एक्शंस, ये सारी चीजों पे हमने डिस्कशन किया था। अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग एक बार क्वेरी कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन है और उसके कैरेक्टर्स क्या है, किस बेसिस पे आपको उसको फर्दर आगे पढ़ना है। तो अगर कल से रिलेटेड कोई कल की जो क्लास हुई आपकी उससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो यू मे आस्क। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर। कल की, हेलो, या मैम मुझे कल की क्लास से तो नहीं, लेकिन मुझे असाइनमेंट से रिलेटेड एक डाउट था। नहीं, असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स होगा वो क्लास ओवर हो जाएगी तो उसके बाद में आप कनेक्ट करिएगा। क्लास से ओके। रिलेटेड मैं इसलिए बोल रही क्योंकि कल जो क्लास हुई है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकती है, क्योंकि फर्दर फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने शुरू किया था हु कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए, न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज के साथ में उसको मूव करना चाहिए, उस बेसिस पे द पर्सन कैन बी एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर जो होता है इज द एजेंट ऑफ बाइंग ऑफ मीन्स ऑफ गुड प्रोडक्शन। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स प्रोड्यूस तभी होगा अगर उसका फोकस होता है बिजनेस एस्टैब्लिश करना। तो एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है बिजनेस को एस्टैब्लिश करना, और उस बिजनेस में किस प्रोडक्ट को वो सिलेक्ट करता है उसका मेन फोकस वो आइडियाज के साथ में, इनोवेशंस के साथ में मूव करता है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट मींस दे हैव टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही कोई भी बिजनेस हम रन करते हैं, और बिजनेस रन करने वाला जो पर्सन है इज एन एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर का ही काम होता है इनिशिएट करना, कोई भी स्किल्स को मोटिवेट करना, फिजिकल फाइनेंशियल रिस्क लेना, ये सारे सेटअप्स जो होते हैं एक पर्सन के थ्रू होता है एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। मार्केट में न्यू आइडियाज को लेकर के लॉन्च करना, कैपिटल के साथ में कैपिटल, लेबर्स, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को कंबाइन करना, उनको ऑर्गेनाइज करना प्रॉपर, एंड दीज ऑल वर्क्स आर डन बाय एंटरप्रेन्योर। और बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर का मोटिव होता है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट टू स्टैब्लिश बाय स्टैब्लिशिंग अ बिजनेस। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर कौन है ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। बेसिक जो नेचर है और जो कैरेक्टर होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर का, वन बाय वन वी कैन विल एक्सप्लेन। जैसे इनोवेटर, सबसे पहले आप देखिए इसमें लिखा हुआ है इनोवेटर, ही शुड बी इनोवेटर। इनोवेटर का होना जरूरी है। आई एम ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके ओके। तो एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला काम इनोवेटर का इसलिए माना जाता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसमें कौन से प्रोडक्ट के साथ में वो अपने मार्केट में लॉन्च करेगा, वो इनोवेशंस का काम उसको करना है। क्योंकि आज की डेट में कस्टमर्स के पास जितनी भी उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंगली, उसने जितनी भी उसके नीड के साथ में जितने भी फैशंस के प्रोडक्ट्स हैं ऑल आर अवेलेबल इन द मार्केट। बट अगर आप न्यू बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कैसे करेगा कस्टमर। इसीलिए आपके पास इनोवेटिव आइडियाज का होना जरूरी है ताकि आप अपने प्रोडक्ट के साथ मार्केट में जब एंटर करें तो आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए, कस्टमर्स में होना चाहिए, और कस्टमर शुड परचेज योर प्रोडक्ट। तो इसके लिए एक एंटरप्रेन्योर का जो बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है तो उसे इनोवेटिव होना जरूरी है।
न्यू आइडियाज के साथ में, इन्वेंशंस के साथ में, जो भी मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उसमें न्यू डेवलप्ड करना, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, न्यू आइडियाज के साथ में उसमें न्यू टेक्निक अडॉप्ट करना, दैट इज द वर्क ऑफ योर इनोवेटर। और उसके साथ में रिस्क टेकर, ही इज रिस्क टेकर। रिस्क टेकर इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है आपका एंटरप्रेन्योर ये करता है कि जब आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क इसलिए है क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टन, जस्ट लाइक फ्यूचर मार्केट इज ऑल्सो अनसर्टन, और रिस्क को एज्यूम करता है आपका एंटरप्रेन्योर, बिकॉज अनसर्टनिटीज को फेस करने का जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंटली एज्यूम करे रिस्क को, और रिस्क को कवर करने की कोशिश एंटरप्रेन्योर का काम होता है, ताकि वो रिवॉर्ड्स, जितने भी रिस्क होते हैं, रिस्क को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सके। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एबिलिटी इज नीडेड फॉर एनी एंटरप्रेन्योर bear heavy risk and thereby earn his gains, क्योंकि रिस्क जितना ज्यादा होगा, इट्स क्लियर फंडा ऑफ बिजनेस कि where there is more risk more profit, तो जितना ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके एंटरप्रेन्योर में होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी होगी। हायर रिस्क पे हायर प्रॉफिट, हायर गेन वो रिस्क ले सकता है, और तभी वो सक्सेसफुल भी होगा, क्योंकि मार्केट इज अनसर्टन। क्योंकि कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, आपने लॉन्च किया बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनका डिमांड नहीं बन पाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टर होना चाहिए कि वो रिस्क बेयर कर सके, बिकॉज देयर मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टन फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। तो न्यू प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस लाग सके लोगों कंज्यूमर्स के बीच में, ताकि कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके। Then good organizer, entrepreneur should be a good organizer, because there are many कोई भी काम जब आप शुरू करते हो, it's a group of persons, तो ऑर्गेनाइज करना सारी चीजों को साउंडफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स, जिसमें आपके अबंडेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल है, ग्रुप ऑफ पर्संस है, जिनके साथ में लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, these all called as factors of production, जिसको कोऑर्डिनेट करना, जिसको एक साथ असेंबल करना is the work of your entrepreneur, because entrepreneur has to assemble, coordinate, organize and manage the other factors, जितने भी आपके other factors हैं like land, labor, capital, finance, ये सारी चीजों को properly manage करना, properly coordinate करना is the work of your entrepreneur। तो तभी वो एक गुड ऑर्गेनाइजर के फॉर्म में जब रहेगा, तभी वो सारी चीजों को कर पाता है। तो इसका जो फैक्टर कैरेक्टर है एंटरप्रेन्योर का, ताकि वो सारी चीजों को एक साथ कंबाइन कर सके, असेंबल कर सके और उस पर वर्कआउट कर सके। और उसके साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कोई काम आप करते हैं, बेसिकली कोई भी काम हम लोग भी इन जनरल में करते हैं, तो अगर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तो कभी भी वो सक्सेसफुली वो काम नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो एक एंटरप्रेन्योर में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ, कॉन्फिडेंट की बात हो रही है कि कॉन्फिडेंस अगर उसके अंदर होगा, बिकॉज इट इज एन एसेंशियल टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज इफ ही हैज द फेथ इन हिमसेल्फ, अगर आपको आपके काम के लिए आपको ही अगर अपने पे विश्वास नहीं होगा तो वो काम करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप अपने पे फेथ करते हैं तभी यू कैन ट्रस्ट अदर्स ऑल्सो, और देन ओनली यू कैन डेलीगेट हिज अथॉरिटीज टू अदर्स। क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं चीजों को लेकर के, तो आप दूसरों के ऊपर भी फेथ कर सकते हो, उन पे भी ट्रस्ट होगा, और तभी आपको काम करने के, क्योंकि एक इंडिविजुअल कभी सेंट्रलाइज होकर के कोई काम नहीं हो सकता। आप जब भी कोई काम करते हैं वो डिसेंट्रलाइज होना उसका जरूरी है। तो डिसेंट्रलाइज होने के लिए जरूरी है कि आपके साथ में जो काम कर रहे हैं आपके कोलीग्स, आपके एम्प्लॉइज, उनके ऊपर आपका ट्रस्ट होना चाहिए, और अगर ट्रस्ट होगा तभी आप उनको अपनी अथॉरिटीज को, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उनके साथ में डेलीगेट कर सकते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज एंटरप्रेन्योर शुड हैव द करेज टू ओन द मिस्टेक्स एंड करेक्ट देम, क्योंकि उसके अंदर वो करेज होना चाहिए ताकि वो अपने मिस्टेक्स को देख करके, समझ करके उसमें करेक्शंस भी ला सके, और वो तभी पॉसिबल है जब वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा। और देन कम्स डिसीजन मेकिंग।
वो डिसीजन मेकर इसलिए है क्योंकि कोई भी डिसीजन उसी को लेना है। बिजनेस जब न्यू लेवल पे आप एस्टैब्लिश करते हो तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स जो आपको प्रैक्टिकल लेवल पे मार्केट में फेस करनी पड़ेगी। तो आप उस चीज को कंपीट कर सकें, इसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ताकि आप अपना डिसीजन खुद से ले सके। सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे तभी डिसीजन मेकिंग का काम भी एंटरप्रेन्योर अच्छे से कर सकता है। इसलिए डिसीजन मेकिंग ये फंक्शंस जो होता है एंटरप्रेन्योर के लिए, ताकि वो डिसीजन ले सके। डिसीजन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइजेस, कोई भी डिसीजन जो है एंटरप्राइजेस के एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। ही डिसाइड्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस उसको स्टैब्लिश करना है और किस तरीके से ही विल कंटिन्यू द बिजनेस। और इनोवेटिव जो भी डिसीजन वो लेने वाला हो, वो इनोवेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग, रैशनल अप्रोचेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे ही वो डिसीजन मेकिंग का काम कर सकता है। एंड ही शुड हैव द प्रॉपर क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्योंकि कई प्रॉब्लम जब अराइज होती है मार्केट में तो उसको कवर अप करने के लिए उसको कई बारी क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर को अपने आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो डिसीजन ले सकता है इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम अराइजिंग इन द मार्केट, या प्रैक्टिकल प्लेस पे जब कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो अपना डिसीजन इमीडिएट ले सकता है। तो डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। इसीलिए प्रोडक्टिविटी, क्योंकि किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। तो डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर को क्या देखना होता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। वो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करे कि किस तरीके की प्रॉब्लम है, जिसके लिए उसको सॉल्व करने के लिए आगे फर्दर कलेक्ट करना होगा और द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जब वो प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चेकआउट करेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उससे रिलेटेड सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। फिर जो भी प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कस करेगा अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में और अदर एम्प्लॉइज के साथ में कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कैसे प्रोसेस में होता है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम। अदरवाइज जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू प्लानिंग, और प्लानिंग का लास्ट स्टेप जो होता है वो डिसीजन मेकिंग होता है। अगर आपने मैनेजमेंट का थोड़ा सा भी वो पढ़ा होगा तो उसके 7 फंक्शंस जो बेसिकली माने जाते हैं, उसमें सबसे प्राइमरी फंक्शंस होता है प्लानिंग का। तो एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट के उस फंक्शंस को सबसे पहले कंटिन्यू करता है जिसमें वो प्लान करता है, और प्लान करने के बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करता है तो मार्केट प्लेस या फिर आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल प्लेस पे, जहां पे वर्किंग प्लेस होता है, जब वो आपका प्लान एग्जीक्यूट होता है तो उससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले वो प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा, उससे रिलेटेड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उस प्रॉब्लम का डिस्कशन वो सबॉर्डिनेट्स के साथ में, अदर्स के साथ में करेगा, और फिर अपने ग्रुप मेंबर्स को एनकरेज करेगा ताकि वो अपने पोटेंशियल्स के साथ में दे शुड कम आउट विद द सॉल्यूशंस, पोटेंशियल सॉल्यूशंस ट्राई आउट करेगा। और फिर उसके बाद कोशिश करेगा कि उससे रिलेटेड अल्टरनेटिव जो भी अवेलेबिलिटी है, जो कि उसको रिड्यूस करने के लिए आपके पास 3 to 4 डिस्कशंस के बाद में जो भी अल्टरनेटिव आप सेलेक्ट कर पाते हो कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ऐसे किया जा सकता है। एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस कि आप ये सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए लिया जा सकता है। और उसके बाद आप उस डिसीजन को लेते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उस डिसीजन का फिर फर्दर रिव्यू लेते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद में, तो एंटरप्रेन्योर का काम होता है इस पूरे स्टेप्स को फॉलो करके डिसीजन मेकिंग का काम करना। तो ये काम भी आपके एंटरप्रेन्योर का ही होता है, क्योंकि प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सॉर्ट आउट करने का भी करेज जो है एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। विजनरी, then comes visionary, and every entrepreneur has a vision, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर का फोकस होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट, कैपिटल एक्सपैंड करने के लिए, एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो विद दिस विजन एनी एंटरप्रेन्योर, कोई भी एवरी एंटरप्रेन्योर इज वर्किंग फॉर अर्न प्रॉफिट, व्यू द follow the growth and development for any enterprises, क्योंकि entrepreneur is one who incubate new ideas, it starts his business, अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए with these ideas and provides added values to societies based on their independent initiatives। तो विजनरी होना आपके एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है, तभी वो विजनरी होगा, तभी वो फर्दर कोई काम
अच्छे से कर पाएगा। तो इसलिए उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो सारी चीजों के लिए विजनरी होना जरूरी है। और विजनरी में क्या, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विजन होना चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रॉफिट अर्न करने का विजन होगा, तभी वो अपना काम कर पाता है। और इन सब चीजों के लिए जरूरी होता है एक डिस्टिंग्विश फीचर हम की बात हम करें तो हार्ड वर्कर की है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर में हार्ड वर्किंग होना जरूरी है। जब तक वो हार्ड वर्क नहीं करेगा, वो कोई भी काम को सक्सेसफुली नहीं कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, विलिंगनेसनेस टू वर्क हार्ड। उसका वर्क हार्ड करना बहुत जरूरी है। और अगर सिंपली अगर हम कहें कि दे फॉलो द प्रिंसिपल, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। क्योंकि हार्ड वर्क अगर आप करते हैं, बोलते हैं, बोला जाता है ना, ऑल वी ऑल नोन अबाउट दिस प्रैक्टिस वर्ब्स, प्रोवर्ब्स की practice makes the man's perfect. तो practice makes the man perfect. Work hard. If you are working hard, it's a key to success. तो एक एंटरप्रेन्योर का वर्क हार्ड करना जरूरी है, तभी सक्सेसफुल वो हो सकता है। क्योंकि जो हार्ड वर्कर होगा वही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बनेगा, और लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग आवर्स में वर्किंग कंडीशंस उसकी होगी, तभी वो अपने डिजायर्स को कंप्लीट कर पाएगा, अपने डिजायर्स को अचीव कर पाएगा। एंड हार्ड वर्क के साथ में अगर वो है तो गोल सेटर भी वो होगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर गेट्स हैप्पीनेस बाय सेटिंग एंड स्ट्राइविंग फॉर गोल्स। अपनी गोल्स को वर्कआउट करने के लिए वो तभी हार्ड वर्क उसके अंदर होगा, तभी वो उस गोल को अपने सेट कर सकता है। और वो भी है, और उसी गोल को अचीव करने के लिए फर्दर वो एम्प्लॉयज के भी गोल्स को टारगेट करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कॉमन गोल को लेकर के ही अचीवमेंट स्टार्ट होती है। और उसके लिए उसका अपना गोल पहले सेट होना चाहिए, जिस गोल के साथ में वो मूव करेगा उसी के साथ में फर्दर वो सबको मूव कराएगा कि कैसे उसको अपने काम को आगे करना है, कैसे प्लान आउट करना है। क्योंकि आपका जो गोल होता है उसी गोल के बेसिस पे आपका सारा काम होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप सारी चीजों पे फोकस करते हैं, और वो फोकस आपका जब तक गोल सेट नहीं होता, क्योंकि जब तक हमारे पास में कोई आउटलाइन नहीं होता, जबकि घर से आप जब निकलते हैं तो आपके दिमाग में ये होता है ना कि वी हैव टू रीच दैट प्लेस। तो ये पहले से गोल सेट है कि आप घर से निकल ही किसी मोटिव से रहे हैं। तो जब आप किसी गोल, किसी मोटिव, किसी ऑब्जेक्टिव के साथ में मूव करते हैं, तो आपका टारगेट वो एरिया होता है, और उस एरिया को अचीव करने के लिए आप एक आउटलाइन प्रिपेयर करते हैं, उस लाइन के अकॉर्डिंगली आप अपना मूवमेंट शुरू करते हैं। तो वैसे ही गोल सेटर जो एंटरप्रेन्योर होता है, गोल सेटर, और उसी गोल के सेटिंग के बाद ही उसको एक आउटलाइन मिलता है, एक बाउंड्री मिलती है, जिस बेसिस पे वो अपना आगे मूव स्टैब्लिश कर सकता है। तो इसीलिए आपके एंटरप्रेन्योर का गोल सेटिंग का पार्ट होना जरूरी है। फिर देन चेंज एजेंट। चेंज एजेंट इसलिए कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर एक्ट एज एन चेंज एजेंट बाय रिकॉग्नाइजिंग द नीड एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर चेंज। इफ देयर इज अ नीड, क्योंकि मैंने मार्केट में बोला ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, और आप भी अपने उसी प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। तो उस नए प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो अगर एज सिमिलर एज आपका मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो देयर इज नो नीड ऑफ योर प्रोडक्ट। आप फिर उसमें क्या लेकर के आते हैं, तब वहां आपका पहला कैरेक्टर काम आता है इनोवेटर का। जब आप उस प्रोडक्ट में कुछ अपना इनोवेशंस डालते हैं, कुछ न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में उसमें अपग्रेड करते हैं उस प्रोडक्ट को, दैट इज कॉल्ड चेंज एजेंट। कि आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं ताकि उस प्रोडक्ट में कोई चेंजेस आप कर सके, और वो आपकी अपनी खुद की स्टडी होती है। आप उनके नीड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके चेंजेस में क्या होना चाहिए, इन टेक्स इन स्टेप्स टू इनिशिएट द चेंज, तभी आप उसमें कोई चेंजेस ला सकते हैं। और वही अपॉर्चुनिटी आपको फोकस करनी पड़ती है। मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट में किस तरीके की प्रोडक्ट की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना काम करते हैं। तो फ्यूचर वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द चेंज। जो भी फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स इस पे फोकस कर रहे हैं कि मार्केट में किस तरीके की डिमांड है, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कल भी बताया, आपको एक एग्जाम्पल दिया था कोरोना पीरियड का, कि कोरोना पीरियड में जब मार्केट सब जगह से आपका कट ऑफ हो गया था, तो उसमें नई अपॉर्चुनिटी आई कि आप सैनिटाइजर या मास्क जैसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें, और उसकी डिमांड उस टाइम पे
ज्यादा थी। तो जो चीजें जिसने उसको ग्रैप्स कर लिया उसका आज की डेट में भी वो बहुत अच्छे उस पोजीशंस पे है। तो जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आते जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट में भी चेंजेस लेकर के आते हैं। तो यही काम एक एंटरप्रेन्योर का है जो इन सब चीजों पे फोकस करता है। देन अचीवमेंट ओरिएंटेड तो इसलिए भी मैंने बोला पहले ही क्योंकि इट वर्क्स फॉर चैलेंजेस अकम्पलिशमेंट एंड सर्विसेज टू अदर्स। तो अचीवमेंट ओरिएंटेड गोल अगर आपका है तो उसी गोल को अचीव करने के लिए आप वर्कआउट करते हैं और वर्क हार्ड करेंगे। जो भी मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे एंड दे विल ट्राई टू अचीवमेंट ओरिएंटेशन इज अ ड्राइव टू ओवरकम चैलेंजेस टू एडवांस एंड टू ग्रो। तो जो भी चैलेंजेस है जो भी पार्ट्स है उसको कवर अप करने के लिए उसका मोटिव होता है ताकि वो अकम्प्लिश कर सके अपने एक्टिविटीज को। तो अचीवमेंट कंसर्न्स रिफर्स टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एक्सीलेंट इनोवेटिव एंड रिस्क इन्वॉल्विंग टास्क। ये तीन चीज वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप और अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं तो आप सबसे पहले फोकस करते हैं अपने अकम्प्लिशमेंट ऑफ एक्सीलेंस पे। एक्सीलेंसी कितनी होनी चाहिए आपके काम में, आपका जो वर्क है या जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, जो आपको एंटरप्राइज को लॉन्च करना है प्रोडक्ट को, उसमें कितनी एक्सीलेंसी है, वो कितना इनोवेटिव प्रोडक्ट है। और रिस्क इन्वॉल्विंग टास्क तो हमेशा रहता है क्योंकि पता नहीं वो नया जो चेंज है, क्योंकि चेंज इज ओनली द फैक्टर जो कि आपका स्टेबल पार्ट है। अदरवाइज लाइफ में, आपकी लाइफ में या किसी भी वर्ल्ड लेवल पे या यूनिवर्सल लेवल पे अगर देखा जाए तो केवल एक अगर कोई चीज स्टेबल है दैट इज चेंजेस। क्योंकि मार्केट में भी चेंजेस होता है, लाइफ में भी चेंजेस होता है, डे टू डे वर्किंग में भी चेंजेस होता है। तो यही एक जो परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं, जो सबके लिए एक समान होता है, सबके लिए कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द चेंज। ऑलवेज जो भी चेंजेस होते हैं उसको रेसिस्ट करते हैं, कोई भी, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे नेचर हो। नेचर में भी अगर चेंजेस आते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी उसको रेसिस्ट करती है। दे जनरली मैक्सिमम बॉडीज डोंट एक्सेप्ट द चेंजेस ऑफ द नेचर। तो वैसे ही मार्केट में भी जब आप मार्केट में चेंज करके अपना प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो जरूरी नहीं है कि इट इज एक्सेप्टेड। तो उसके लिए रिस्क फैक्टर कवर करना होता है और इसीलिए आप ऐसी इनोवेटिव चीजें मार्केट में लॉन्च करें जिससे कि लोगों को उनकी डिमांड हो और उस डिमांड के अकॉर्डिंगली वो उस पर फोकस कर सके। तो रिस्क फैक्टर तो है चेंजेस होने में। तो अचीवमेंट ओरिएंटेड होने पे यही है कि आपका फोकस होता है इनोवेटिव एंड रिस्क इन्वॉल्विंग टास्क को टारगेट करना। क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल गोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कैन बी बूस्टेड बाय इंक्लूडिंग इन हिम नीड फॉर अचीवमेंट, जो भी उसकी नीड फॉर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को डेवलप कर सके, हायर लेवल पे जा सके, इसके लिए उस गोल ओरिएंटेड वो एंटरप्रेन्योर माना जाता है। देन कम हाईली ऑप्टिमिस्टिक। एंटरप्रेन्योर इज एन हाईली ऑप्टिमिस्टिक एंड शुड मस्ट ऑप्टिमिस्टिक। उसका ऑप्टिमिस्टिक, उसका आशावादी होना जरूरी है, तभी वो रिस्क फैक्टर को भी कवर कर सकता है। क्योंकि अगर वो आशावादी नहीं होगा तो रिस्क फैक्टर को कवर करना मुश्किल होगा। तो ही शुड अप्रोच हिज वेंचर विद अ होप ऑफ सक्सेस एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ में उसको मूव करना चाहिए और उसके अंदर ये एक होप होनी चाहिए कि वो फ्यूचर को कवर अप कर सकता है, जो भी अनसर्टनिटीज है उसको दूर कर सकता है और अपने एटीट्यूड के साथ में वो सक्सेसफुल रेदर तभी हो सकता है। और बिकॉज ही हैज द फियर ऑफ फेलियर, तो एक फियर के साथ में जब वो काम करता है, डर के आगे जीत है, ये वर्ड सबने सुना होगा, डर के आगे जीत है। तो जब आपके अंदर फियर होगा तो उसके बाद ही उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं आप। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड का होना जरूरी है। जब तक वो आशावादी नहीं होगा वो अपने काम को सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा, अदरवाइज उसके अंदर वो फियर बना रहेगा, फर्दर कोई भी चीज में चेंजेस लाने की कोशिश वो नहीं कर सकता। बिकॉज द पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर कैन टर्न द सिचुएशन फेवरेबल टू हिम। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सिचुएशंस में हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सिचुएशंस आपके एडवर्स जा रही है उसको आप पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इसीलिए हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना एक एंटरप्रेन्योर में जरूरी है। देन टेक्निकली कॉम्पिटेंट। आज के कट थ्रोट कंपटीशन वर्ल्ड में अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं है तो आप कभी भी सरवाइव मार्केट में नहीं कर पाएंगे। तो टेक्निकली कॉम्पिटेंट बिकॉज योर कंपटीटर्स आर मोर एडवांस और आपको उसको कम्पिटिट करने के लिए आपके अंदर भी वो टेक्निकल कॉम्पिटेंस ही होनी जरूरी है, तभी वो हो पाएगा। दैट्स व्हाई आज की डेट के जो एंटरप्रेन्योर हैं, दे आर कैपेबिलिटी एंड स्किल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर
टू कोप अप विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ वो कोप अप करते हैं, और तभी वो अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करा सकते हैं, और बहुत सक्सेसफुली तभी वो कुछ भी काम कर सकते हैं। बिकॉज न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें सारी चीजों में अडॉप्ट करना है उन्हें न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट की नई तरीके से प्रोडक्शन हो ताकि आपका कॉस्ट मिनिमाइज हो और क्वालिटी के साथ में आप कोई भी काम कर सकते हैं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, क्योंकि प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद में आप न्यू मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में एट डोर लेवल पे सर्विसेज अवेलेबल हैं, डिलीवरी सर्विसेज आपके एट डोर अवेलेबल हैं। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका चेंज हुआ है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, अवेलेबिलिटी, अब तो आप इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी अवेलेबिलिटी सर्विसेज भी अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको घर में खाना नहीं बनाना है तो इमीडिएट आपने स्विगी या जोमेटो इन सब से ऑर्डर करके मंगा लिया। तो दिस इज द वे ऑफ न्यू टेक्निक। ये न्यू टेक्निक है कि मार्केट में जाने की बजाय आप घर बैठे ही अपना कोई भी काम कर सकते हैं। तो दिस इज द न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन का नया तरीका बोल सकते हैं और प्रोडक्शन का भी बोल सकते हैं, ताकि आप कहीं से भी किसी भी जगह से अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसका एक ऐप आपने डाउनलोड कर दिया है, उस ऐप से आप अपना चेकआउट करते हैं कि किस रेस्टोरेंट का खाना आपको खाना है, वहां से स्विगी जोमेटो अगर अटैच है तो एट योर डोर सर्विस अवेलेबल हो जाती है सारी चीजें। तो रीजनेबल लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, क्योंकि अगर आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज होगी तभी आप इसको में सरवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में देयर आर अबंडेंस ऑफ कंपटीशन, अबंडेंस ऑफ कंपटीटर्स जो कि आपके मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं, और उनके साथ में कंपीट करने के लिए आपके अंदर भी टेक्निकल एबिलिटी होना जरूरी है। और टेक्निकल नॉलेज अगर नहीं होगी तो यू कांट बी सक्सेसफुल। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपके अंदर की एबिलिटी ये होनी चाहिए कि यू शुड अडॉप्ट न्यू मेथड्स रिगार्डिंग एनी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोशली रेस्पॉन्सिबल। इसको सोशली रेस्पॉन्सिबल इसलिए बोलते हैं एंटरप्रेन्योर के, बिकॉज दे थिंक ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस। क्योंकि आज की डेट में जो भी आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो अगर सोशली आपने उस चीज पे फोकस नहीं किया तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सोसाइटी में मूव करना। क्योंकि सोसाइटी में अगर मूव करना है तो यू आर फोकसिंग ऑन दैट, और उस पर फोकस करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगी तो मुश्किल ये है कि डेवलप नहीं कर पाए, कोई भी बिजनेस आपका सोशल चेंजेस के साथ में डेवलप नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आपका उसमें होना जरूरी है। और दूसरी चीज आपको फोकस करना है कि एंटरप्राइजेस इज कंसिडर्ड एज अ सोशल इंस्टीट्यूट। क्योंकि आज की डेट में केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ में आप मूव नहीं कर सकते, सोशल इंस्टीट्यूशंस इज important. An entrepreneur should expand his business activities for the betterment of the society, क्योंकि जो वही बिजनेस आपके सक्सेसफुली रन कर सकते हैं जो कि सोसाइटी की बेटरमेंट अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनके प्रोडक्ट्स भी उसके अकॉर्डिंगली ही होने चाहिए। तो सच एटीट्यूड फॉर अदर्स raises the level of enterprises from that of an individual activities to a meaningful social endearment। तो ये चीजें जरूरी हैं, केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही नहीं, आपके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या जो भी एंटरप्राइजेस में आप एंटर कर रहे हैं मार्केट में, तो सोशली इट शुड बी एक्सेप्टेबल, अदरवाइज वो सक्सेसफुल बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। देन स्ट्रैटेजिक प्लानर होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर शुड बी स्ट्रैटेजिक प्लानर। एंटरप्रेन्योर इज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, जिसको हम मानते हैं मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन टू राइट द बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान को करने के लिए मोस्ट एलिजिबल पर्सन हो सकता है, नॉलेजेबल होना चाहिए। क्योंकि प्लानिंग इज रियली नथिंग मोर देन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि जब तक आप कोई चीजें प्लान आउट नहीं करेंगे तब तक आउटलाइन जब तक नहीं आपकी डिसाइड होगी, कभी इधर मूव करेंगे कभी उधर मूव करेंगे। इसलिए प्लानर शुड बी स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजी के तहत ही आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू कंपटीटर्स नहीं बनाते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। देन बोल्ड एंड ब्रेव। बोल्ड एंड ब्रेव होना उसके लिए जरूरी है, बिकॉज ही हैज टू फेस एडवर्स सिचुएशंस आल्सो। तो एडवर्सिटी यही है कि बोल्डली एंड ब्रेवली एंटरप्रेन्योर शुड फेस द मार्केट। They have the faith in themselves and attempt to solve the problem
इवन अंडर प्रेशर, किसी भी प्रेशर में होने के बावजूद भी उसको बोल्ड और ब्रेव होना चाहिए, ताकि मार्केट में कोई भी अप डाउन आता है तो उसको ब्रेवली और बोल्डली उसको फेस कर सके। देन गुड कम्युनिकेटर, entrepreneur must have the quality of communicating effectively in written and oral communication. It's very important, because if communication is not good, तो फिर वो मार्केट में अब सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि कम्युनिकेटर, अगर कम्युनिकेशन उसकी अच्छी है, वो लोगों को मैनेज कर सकता है, लोगों को कन्विंस कर सकता है, तो इट्स गुड। थोड़ा सा प्रोडक्ट में अप डाउन भी होगा तो वो उसके प्रोस एंड कॉन्स के साथ में उसको मूव कर सकता है, बिकॉज देर इज अ नीड ऑफ गुड कम्युनिकेटर। क्योंकि कम्युनिकेशन जो होती है, इट रिफर्स टू द बोथ सेंडर एंड द रिसीवर, एंड दे शुड अंडरस्टैंड द मैसेज सेम सीन्स में, सेम सेंस में, जिसने सेंडर ने दिया उसी में रिसीवर को भी उसी सेम सेंस में एक्सेप्ट करना होता है। इसीलिए गुड कम्युनिकेटर होना एक एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है। देन लीडरशिप, मेंटली साउंड होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो मेंटली साउंड नहीं है तो वो कोई भी चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगा। उसके अंदर एनर्जेटिक होना चाहिए, सिंगल माइंडेड होना चाहिए, मतलब कंफ्यूजन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वही कंफ्यूज रहेगा तो वो मार्केट को किस तरीके से मैनेज करेगा। इसलिए वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सिंगल माइंडेड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, मिशन एंड अ क्लियर विजन, उसका विजन क्लियर होना चाहिए, तभी वो काम कर पा सकता है। क्योंकि ही शुड अ पर्सन of creative thinking ability and analytical thinking ability, analytical thinking ability उसके अंदर होगी, creative thinking होगी, then only entrepreneur must be intelligent, adaptable and problem solver। क्योंकि ये सारी चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा जब आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को साथ में लॉन्च करते हैं। तो जब प्रोडक्ट के साथ अपना एंटर करेंगे न्यू मार्केट में, तो उसके लिए अगर आप इंटेलिजेंट नहीं होंगे, आप सिचुएशंस को अडेप्ट करने वाले नहीं होंगे, प्रॉब्लम इफ अराइजेस आप मार्केट में आते ही तो उसको सॉल्वर नहीं होंगे, तो आपके लिए यू कांट बी अ गुड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो ये सारी चीजें, मेंटल साउंडफुल होना उसका बहुत जरूरी है। और लीडरशिप क्वालिटी, अगर लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर नहीं है तो फिर उसका मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना, क्योंकि वो फिर अपना कोई भी काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड सपोर्टिंग अदर्स, क्योंकि जो भी आपका ग्रुप है जिसको आपको इन्फ्लुएंस करना है enthusiastically towards achieving objective, क्योंकि जो ग्रुप है आपके पास में जिनके थ्रू आपको काम करना है, आगे बढ़ाना है, तो जब आपके अंदर वो एनर्जेटिक पोर्शन नहीं होगा, आप इन्फ्लुएंसर अच्छे नहीं होंगे, तो उनसे काम भी आप नहीं ले सकते हो। दैट्स व्हाई लीडरशिप इज द कैटलिस्ट दैट ट्रांसफॉर्म्स पोटेंशियल इनटू रियलिटी, क्योंकि जो भी जिसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम एक लीडरशिप क्वालिटी ही मानी जाती है। और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको अपॉर्चुनिटीज में, थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, दिस इज द पार्ट ऑफ योर गुड इन्फ्लुएंसर। देन अकाउंटेबिलिटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जब भी आप कोई काम करते हैं उसके लिए आंसरेबल होना। तो अगर आप अपना ही कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप जब तक खुद अकाउंटेबल नहीं होंगे काम को सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। जब आप अकाउंटेबल, क्योंकि अदरवाइज अगर आप अकाउंटेबल नहीं है तो फेलियर हो गया तो क्या हो गया, यू आर नॉट अकाउंटेबल, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको आती है कि आप सक्सेसफुली बिजनेस को स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। तो अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंटरप्रेन्योर टेक सक्सेस और फेलियर, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होना चाहिए, उसको अपने आप को जिम्मेदार मानेगा, तभी वो फेलियर न होकर के सक्सेसफुल होने की कोशिश करेगा। बिकॉज क्रेडिट फॉर सक्सेस, ब्लेम फॉर द फेलियर विल बी विल गो टू द एंटरप्रेन्योर। अगर वो सक्सेसफुल भी होता है और अगर वो फेल भी होता है, तो दोनों ही कंडीशन में profit is that best and tells entrepreneurs how well they do in the market। तो इसलिए परफॉर्मेंस और गोल को अचीव करने के लिए उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी अपने ही काम को लेकर के होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आई एम द ऑनर तो टू हुम आई एम आंसरेबल। आप अपने आप के लिए ही आंसरेबल है और आप अपनी सोसाइटी के लिए आंसरेबल है, और आप जितने लोगों को उसमें इंक्लूड करते हैं, जितने भी ग्रुप आपके ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व है, वो सब आंसरेबल होते हैं। इसीलिए आपका अकाउंटेबल होना जरूरी है। तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, जिसके बेसिस पे एक गुड और एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और इसके साथ में नेक्स्ट कम्स फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है।
जिसमें फंक्शंस को कई बेसिस पे किया गया है। एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस हैं, प्रमोशनल फंक्शंस हैं, मैनेजरियल फंक्शंस, कमर्शियल फंक्शंस। तो ये सारे फंक्शंस पे आपको फोकस करना है। और एंटरप्रेन्योर के जो फंक्शंस आपने रिस्क टेकिंग और इनोवेशन ये सारी चीजें पढ़ी हैं, वन बाय वन उसी चीजों को हम अलग अलग पार्ट में वो कर रहे हैं। जैसे पहला अगर हम फोकस करें तो देखिए एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस। एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस का मीन्स एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, जिस बेसिस पे वो अपना कोई भी एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करता है। तो एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करने के लिए उसके अंदर इनोवेशंस, क्योंकि इनोवेटिव नहीं होगा तो कोई भी नया प्रोडक्ट उसमें स्टैब्लिश करने में मुश्किल आएगी, क्योंकि बेसिक फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशंस। क्योंकि तभी वो कोई भी प्रोडक्ट में नया चीज ला करके सोच सकता है, नया प्रोडक्ट सोच सकता है, न्यू मार्केट के बारे में सोच सकता है, न्यू सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल सोच सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ले सकते हैं, पहले आप लोग डीजल और पेट्रोल का यूज करते थे व्हीकल्स के लिए, कार के लिए। बट आज की डेट में आपने देखा होगा कि अगर ऑटो की हम एग्जांपल बात करें, तो अगर आप लोग बनारस से रिलेटेड है या और भी कहीं पे, तो आपको एक चीज देखने में आएगी कि पहले डीजल और पेट्रोल से ही आपकी गाड़ियां चलती थी। अब इलेक्ट्रिकल बैटरीज आने लगी हैं, बैटरी का सिस्टम हो गया है, और बैटरी सिस्टम से इलेक्ट्रिकल चार्जेस करके आप बैटरी सिस्टम से ऑटो को चला रहे हैं। तो दिस इज द सब्सटीट्यूट, मतलब आप उस रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं जिससे आप व्हीकल चला सकते हैं। उसमें नई चीज आ रही है, पहले पेट्रोल था, फिर डीजल हुआ, अब डीजल के बाद में देखिए बैटरी सिस्टम आ गया है, आप इलेक्ट्रिसिटी जो है अब सोलर सिस्टम से आ गया है। तो ये चीजें न्यू क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्सेस आपके खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए और उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए जब आप उस, और ये सारा काम जो एक एंटरप्रेन्योर का ही हो सकता है, वो न्यू इनोवेटिव आइडियाज के साथ में मूव करता है। दैट्स व्हाई यू इंट्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में आपका इनोवेशन रिफर्स टू न्यू थिंग्स, नए थिंग्स के साथ में न्यू क्रिएट ऑफ न्यू मार्केट। तो आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए नया मार्केट भी स्टैब्लिश करते हैं, और नए मार्केट जैसे कोरोना पीरियड के लिए आपके कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए वो न्यू मार्केट था। तो इस तरीके से जैसे न्यू प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो न्यू प्रोडक्ट में आपके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, बट आप न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में नई चीजें इसमें लेकर के आते हैं, थोड़ा सा भी फीचर्स उसमें नया कर देते हैं, तो अब वो सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। तो ये क्रिएटिविटी, पोटेंशियल्स ऑफ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज, ये एक एंटरप्रेन्योर के ही फंक्शंस का पार्ट माना जाएगा। देन रिस्क टेकिंग, बिकॉज रिस्क टेकिंग इज ऑल्सो द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसको फंडामेंटल एंटरप्रेन्योर का फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिस्क टेकिंग रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉस। क्योंकि रिस्क का मतलब क्या, अगर आपको लॉस है तो आपका पैसा डूबेगा, तो दैट इज द रिस्क, एंड दैट में अकर ड्यू टू अनफोर्सिनेस कंटीजेंसी ऑफ द फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर को फोकस नहीं करते हो, फ्यूचर को ध्यान में नहीं रखते, तो यू हैव टू टेक द रिस्क। तो एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है, इट रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटीज इन प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी आपका प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन होते हैं ऑफ प्रोडक्ट्स के, एंड एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइजेस होता है। जब आप प्रोडक्ट का प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, तो आपके एंटरप्राइजेस भी एक्सपेंड करती है। इसी में वो सारी चीजें होते हैं। ही शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग एनी उसमें, और उसका ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है। अभी हम लोगों ने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, तो उसी बेसिस पे वो रिस्क फैक्टर कवर कर सकता है। अगर वो ऑप्टिमिस्टिक है, तो ही कैन मैनेज अनसर्टेनिटीज ऑफ द फ्यूचर्स। तो रिस्क फैक्टर्स को इन्वॉल्व करना, न्यू वेंचर्स, न्यू एक्सपेंशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग वेंचर्स, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसके अंदर होगी। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग तो मैंने पहले भी कहा कि स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पर्संस, उसके स्किल्ड पर्संस को इन्वॉल्व करना, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस इज द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्योंकि किसी भी एंटरप्राइजेस का ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और जो व्यक्ति जिस काम के लिए राइट पर्सन राइट जॉब, जो जिस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको वही काम देना, जिसके अंदर जो स्किल होती है, स्पेशलाइजेशन होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना। एंड एक एंटरप्रेन्योर ही ये काम कर सकता है, बिकॉज इट रिफर्स टू ब्रिंग टुगेदर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। तो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को कंबाइन करना, उनको गेट टुगेदर करना, और बेसिकली जो पर्पस होता है, टू एलोकेट द प्रोडक्टिव रिसोर्सेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉसेस, ताकि सारे रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके लॉसेस को मिनिमाइज करना। एंड दिस वर्क इज ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का ही काम होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को इस तरीके से मिनिमाइज करना,
ताकि लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। मैक्सिमम आउटपुट लाने के लिए एंटरप्रेन्योर ही वर्क करता है। तभी वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग इसके लिए का साउंडफुल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ग्रुप है उस ग्रुप में किसके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है और क्या उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है, उसी बेसिस पे उसका काम होता है। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। ही अलोन डिटरमाइंस द लाइन ऑफ बिजनेस टू एक्सपैंड, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल पर्सन ही होता है हु हैज द फाइनल जजमेंट फॉर कंडक्ट हिज बिजनेस। तो इसीलिए आपके एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस के हिसाब से एंटरप्रेन्योर के अंदर ये फंक्शंस होने चाहिए। देन कम्स प्रमोशनल फंक्शंस। प्रमोशनल फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले आता है डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, ये तो मैंने पहले ही बोला कि इनोवेटिव होना चाहिए और न्यू आइडियाज के साथ में वो अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ में होता है। और इन आइडियाज में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रमोशनल फंक्शंस है कि कंसेप्शंस ऑफ अ न्यू आइडियाज, ही विजुअलाइजेस दैट देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। मार्केट में प्रॉफिटेबल होगा और प्रॉफिटेबिलिटी उसको मिलेगी, ये मार्केट में देखने का काम जो होता है वो एक एंटरप्रेन्योर का ही होता है। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली मार्केट को सर्च करता है, मार्केट को विजुलाइज करता है और फिर उसके बाद में प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है कि विच टाइप ऑफ बिजनेस ही शुड एस्टैब्लिश, जिससे कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। फिर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, दिस इज द वर्क ऑफ योर एंटरप्रेन्योर, क्योंकि जब तक वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा चीजें कंप्लीटली नहीं कर पाएगा। द एंटरप्रेन्योर विल एस्टैब्लिश एस्टिमेट टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जो टोटल डिमांड है इट इज एस्टिमेटेड बाय एंटरप्रेन्योर because there may be certain concerns already in the type of business, and so he will determine his shares of demand। ये सारी चीजें उसको फोकस करनी पड़ेंगी। आफ्टर डिटरमाइनिंग द प्रोस्पेक्टिव डिमांड फॉर गुड्स, ही विल थिंक ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस फॉर द वेंचर, क्योंकि फाइनेंस के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरा डिटेल्ड, चाहे फाइनेंस को लेकर के हो, चाहे लेबर्स को लेकर के हो, चाहे पावर्स को लेकर के हो, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर्स, लेबर्स, रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, ये सारी चीजें उसको कंसिडर करनी पड़ेगी। तभी वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि जब मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उससे रिलेटेड उसके सब्सटीट्यूट्स, उसके एसेसरीज, जो भी चीजें अवेलेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, वो सब का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंटरप्रेन्योर करता है, ताकि the work of estimations becomes more difficult if the proposed line of business is new। जब कोई भी न्यू बिजनेस आप मार्केट में लॉन्च करते हैं तो आपके पास में उसके आउटलाइन के लिए, गाइडलाइन के लिए कोई भी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो उसको सर्च आउट करना उनका काम होता है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि वो पूरी तरीके से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करे। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे कोई भी प्रोजेक्ट वो मार्केट में लॉन्च कर सकता है। उसके बाद आपका देखिए फोकस है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट। असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट, असेंबल मतलब मैंने पहले ही बताया कि इसने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें उसने लेबर, लैंड, कैपिटल, फाइनेंस, पर्सन्स, ह्यूमन बींग्स सबको कलेक्ट किया और इन सभी को प्रॉफिटेबल पार्ट के लिए प्रैक्टिकली असेंबल करना एक जगह पे। तो एंटरप्रेन्योर प्रोसीड्स टू असेंबल द रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी की वो असेंबल करना। एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट्स द फैक्ट्री साइट्स, डिसाइड्स अबाउट प्लांट एंड मशीनरीज की क्या किस तरीके की प्लांट एंड मशीनरी उसमें यूज होंगी, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स कहाँ से अरेंज होगा, ये सारी चीजों को अरेंज करने के बाद एक जगह पे उस सबको असेंबल करना ताकि वो फाइनल टच अपने प्लान को दे सके, ताकि जो भी चीज प्रोड्यूस करना है, जो भी प्रोडक्ट सामने आए वो कैसे आ सकता है, तो उसके लिए वो सारी चीजों को असेंबल करता है। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशंस को फाइनेंस करना है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज, क्योंकि कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज विदाउट कैपिटल ना आप लेबर अरेंज कर पाएंगे, ना रॉ मटेरियल, ना ही वो साइट अरेंज कर पाएंगे, ना लैंड प्रॉपर्टी अरेंज कर पाएंगे। तो सबों के पीछे जो एक मेन फैक्टर होता है दैट इज फाइनेंस। तो एंटरप्रेन्योर का काम होता है फाइनेंस की अवेलेबिलिटी अरेंज करना, और बेसिकली उस फाइनेंस आर एस्टिमेटेड टू डिटरमाइन द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कहाँ से वो फाइनेंस अरेंज कर सकता है जिससे वो बिजनेस को प्रॉपरली रन करा सके। तो हाउ मच शेयर कैपिटल विल बी इशूड, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बिजनेस जब हम स्टैब्लिश करते हैं तो कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और कैपिटल के लिए स्मॉल अमाउंट में तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, फाइनेंसिंग
बहुत सारी फाइनेंसिंग आपकी बैंकिंग कंपनीज होती हैं, फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मॉनेटरी जो हेल्प करते हैं। इवन कई बार आप क्या होता है कि कंपनी पब्लिक से ही डिमांड करती है, तो दैट इज कॉल्ड शेयर्स। शेयर्स आप इशू करते हैं जिस पे से आपको शेयर कैपिटल वहां से अरेंज होती है। तो ये इस तरीके के सारे प्रपोजल्स जो भी आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना है, दैट इज द वर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो इस तरीके से वो प्रोमोशनल फंक्शंस, मतलब कैसे वो प्रमोट करता है, किस तरीके से वो वर्किंग में लेकर के आएगा बिजनेस को, ये प्रमोशनल फंक्शंस का पार्ट है। देन कम्स मैनेजरियल फंक्शंस, बिकॉज एंटरप्रेन्योर इज द ओनली पर्सन हु मैनेजेस एवरीथिंग। तो उसको बाद में ऑर्गेनाइजेशन को साउंडफुल बनाने के लिए मैनेजरियल फंक्शंस भी उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को लेकर के, तो मैंने पहले ही बताया था आपको मैनेजमेंट के आपके मैक्सिमम 7 फंक्शंस होते हैं, जो कि किसी भी साउंडफुल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने के, साउंडफुल बनाने के लिए उन मैनेजरियल फंक्शंस की जरूरत होती है। तो एंटरप्रेन्योर का ही काम होता है वो सारे पे फोकस करना, क्योंकि जब वो कोई चीज सोचता है करने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले वो प्लानिंग का काम करता है, वो प्लान आउट करता है अपना ऑब्जेक्टिव, अपना जो गोल है, गोल को अचीव करने के लिए वो प्लान करता है, और गोल अचीव करने के लिए वो उसके से रिलेटेड अपने एम्प्लॉइज के सब प्लान्स डिसाइड करता है। तो इसीलिए सबसे पहला फोकस आपका प्राइमरी फंक्शन जो मैनेजरियल फंक्शंस में माना जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ये बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है, और प्लानिंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कोर्सेस ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड फॉर अचीविंग वेरियस एंटरप्रेन्योर। जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको एक लाइन ऑफ एक्शन देने के लिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट प्लानिंग यू कांट प्रोसीड। क्यों भी, क्योंकि जब आप सोचेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो थिंकिंग बिफोर डूइंग, तो दिस इज द प्रोसेस, प्लानिंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स थिंकिंग बिफोर डूइंग। जब आप कोई काम करने चलते हैं वो तभी सक्सेसफुली कर पाते हैं जब आप उससे पहले सोचते हैं कि हमको इसको करना कैसे है। तो ऑब्जेक्टिव को उसी बेसिस पे काम आदि बनता है। फिर उसके लिए जरूरी क्या होता है, जब आप प्लान आउट करते हैं तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। फिर उसके बाद यू ले डाउन द ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उसके बेसिस पे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यू विल डेवलप द प्लानिंग प्रेमाइसेस। और उसके बाद एग्जामिन करते हैं अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शंस, जो भी आपने कलेक्ट किए हैं उसमें क्या क्या अल्टरनेटिव एक्शंस हो सकते हैं। फिर उन एक्शंस को आप इवेलुएट करते हैं। इवेल्युएशन मींस उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पॉइंट्स चेकआउट करते हैं कि अगर हम इस चीज को प्रोसेस में इस तरीके से लाएंगे तो उसके मेरिट, प्रोस एंड कॉन्स क्या है, और उस बेसिस पे एक्शंस को रिव्यू करते हैं, उसके लिमिटेशंस पे फोकस करते हैं, एंड देन फाइनली वी इम्प्लीमेंट द प्लानिंग। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट काम होता है प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइज करने का। ऑर्गेनाइजिंग इज द पार्ट। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस नीड्स द सर्विसेज ऑफ अ नंबर ऑफ पर्संस, क्योंकि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस रन एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर ही नहीं कर सकता, ही नीड्स द ग्रुप ऑफ पर्संस। और वो ग्रुप ऑफ पर्संस को प्रॉपरली स्ट्रक्चर में लेके आने के लिए जरूरी है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर तैयार करना, जो कि जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो जब तक स्ट्रक्चर नहीं तैयार होगा, इंडिविजुअली आप प्रोडक्शन कैसे मैनेज करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई दे focus on enterprises focus on their objectives and goals to achieve by its personals. The energy of every individual is channelized, क्योंकि किसी के भी वर्किंग प्रोसेस जब तक वो channelized नहीं होगा to achieve the enterprises objectives, because the functions of organizing is to arrange, guide, coordinate, direct and control the activities। क्योंकि जब तक सारी चीजें प्रॉपरली अरेंज नहीं होंगी, प्रॉपर गाइडलाइन के अंडर में नहीं होंगी, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं होंगी, विदाउट एनी डायरेक्शंस मूव करेंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप सक्सेसफुली कर पाए। दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द नेसेसरी फ्रेमवर्क विद इन विच पीपल एसोसिएट फॉर द अटेनमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, और जिस पे फोकस आपका एंटरप्रेन्योर का काम होता है, ताकि वो वर्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वर्क को, देन दे क्लासिफाई द ग्रुप ऑफ वर्क्स, और उसके बाद हु विल डू व्हाट वर्क, इसका भी एस्टिमेट होता है। देयर शुड बी राइट पर्सन राइट जॉब। उसके बाद काम आता है आपका स्टाफिंग का। स्टाफिंग मींस ऑल द ग्रुप ऑफ पर्संस जो कि आपके वर्क फोर्स को वर्कआउट करने के लिए, मैन पावर। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर। तो मैन पावर को कैसे आप रिक्रूट करेंगे, उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे, उनको ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपके जो वर्किंग है, आपका जो प्लान है, उसको वो कैसे वर्कआउट कर सकेगा। क्योंकि ये फंक्शंस आपका जो होता है स्टाफिंग फंक्शंस इन्वॉल्व्स मैनिंग द पोजीशंस क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस।
कंसर्न विथ ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ एन एंटरप्राइजेस। स्टाफिंग का काम ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ एंटरप्राइजेस पे ही होता है, ताकि उनका मैन पावर को आप उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे फोकस करना, फिर उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस एंड ट्रेनिंग प्रोसेस करना, देन प्लेसमेंट ऑफ मैन पावर की किस जगह पे किस मैन पावर को आप इस्तेमाल करेंगे, फिर डेवलपमेंट, प्रमोशंस, ट्रांसफर एंड अप्रेजल्स। ये सारी चीजें आपके एक मैन पावर के अंदर आपको फोकस करनी है कि कैसे वो करेंगे। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज रेमुनरेशन, क्योंकि जिस तरीके से जिसका जो वर्क होता है, चाहे वो अपग्रेड का हो, ग्रेड ओ, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी, तो उसके बेसिस पे उनका आप रेमुनरेशन डिसाइड करेंगे कि क्या वो रेमुनरेशन किस तरीके से लेंगे, क्या उनका रेमुनरेशन होगा। और उसके बाद जब फाइनली जब सारी चीजों को आप कर देंगे तो उसके बाद काम आता है डायरेक्टिंग का। मीन्स डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद कैरिंग आउट द डिजायर प्लान। जो भी आपका डिजायर्ड प्लान होता है, इट विल इनिशिएट ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड एक्शंस। जो भी होता है उसको डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, बिकॉज डायरेक्शन is moving to actions and supplying power to the group। क्योंकि डायरेक्शन का ही काम होता है एक्शंस में लेकर के आना सारी चीजों को, और तब जब मूव करता है तभी एक्शंस एंड सप्लाइंग पावर ऑफ ग्रुप मूव कर सकता है। देन कम्स लीडरशिप। इसमें लीडरशिप की भी क्वालिटी है। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू इशू ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड गाइड टू हिज सबॉर्डिनेट्स। क्योंकि वो जब तक सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर नहीं देगा, उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, their work with a view to improve their performance and achieve enterprises objectives। क्योंकि जब लीडर आपको इन्फ्लुएंस करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा, तभी काम करने के लिए लोग वर्क इजिली कर पाएंगे। बिकॉज लीडरशिप इज द प्रोसेस बाय विच एन एंटरप्रेन्योर directs or guide and influence the workers to choose and attending specified goals by meditating between the individuals and organizations। तो ये तभी पॉसिबल है बिकॉज इन एनी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिमांड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। जिस तरीके का सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंगली लीडरशिप का स्टाइल फॉलो किया जाता है। जैसे कई जगह पे आपको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, और ऑटोक्रेटिक मीन्स यू हैव टू गिव द ऑर्डर एंड दे हैव टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कई जगह पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब यू आर ओपन टू ऑल एम्प्लॉयज के सामने भी आपने ओपन कर दिया कि जैसे भी वो गोल को अचीव करने के लिए जो भी डायरेक्शंस लेकर के अपना काम कर सकते हैं। यू कैन टेक द सजेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड द सबॉर्डिनेट्स। एंड फ्री रेन लीडरशिप मीन्स टोटली यू हैव लेफ्ट टू हाउ दे विल डू देयर वर्क। यू हैव गिवन देम द टास्क, और किस तरीके से वो कंप्लीट करते हैं वो उनका अपना डिसीजन होगा। तो जिस तरीके की सिचुएशंस होती है उसके अकॉर्डिंगली लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाता है। देन कम्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है कि आप जब तक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेट नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो एंटरप्रेन्योर के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आती है। इट इज सेड टू बी नंबर वन प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्रेन्योर टुडे। क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। क्योंकि कोई भी, इट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट एंटरप्रेन्योर्स स्पेंड 75 to 90% वर्किंग टाइम इन कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स। जब जो ज्यादा टाइम कम्युनिकेट करने में ही लगा देगा, जो वो समझा ही नहीं पाएगा, तो फिर काम करने का जो टाइम पीरियड है वो भी कम हो जाता है। दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन इज द मीन्स बाय विच द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट्स मॉडिफाइड and changes effect in their actions। इसके लिए there is a need, it refers to the exchange of ideas, feelings, emotions and knowledge and informations between two and more persons। यही होता है communication, because communication is a two-way process। ये two-way process है which involves both information and understanding। informations भी आपको provide करना, because communication is essential for decision making and planning। डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए ये एसेंशियल वर्क आपका प्लेस करता है, जिससे कि वो काम आगे बढ़ाया जा सके। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उस पर वर्कआउट कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना काम समझा सके। आपके गेस्चर चाहे रिटन हो, चाहे ओरल हो, चाहे वर्बल फॉर्म में हो, आप उसको समझा सके। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। क्योंकि ये सारी चीजें जो अभी तक आपने पढ़ी हैं, अगर प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाता है तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। देन मोटिवेशन, किसी से भी काम करवा ले जाना, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। दिस इज द आर्ट ऑफ योर मैनेजर कि वो अपने लोगों से, अपने सबॉर्डिनेट से इजिली, विदाउट एनी पैनिक,
उनको मोटिवेट कर सके. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सर्टेन अबाउट द सबऑर्डिनेट्स टू सर्टेन थिंग्स, और उसी बेसिस पे वो अपना काम आगे कर सकता है. देन सुपरविजन, सुपरविजन की तरफ फोकस अगर आप करते हैं, कोऑर्डिनेशन है, सुपरविजन है, कंट्रोलिंग है, ये सारे पार्ट जो होते हैं, अब एक जितने भी प्लान होते हैं उन प्लान के बेसिस पे से काम करवा ले जाए. कोऑर्डिनेट जब तक एक दूसरे के साथ में नहीं करेंगे तो काम को सक्सेसफुल करना मुश्किल हो जाता है. तो काम को सक्सेसफुल होने के लिए एवरी डिपार्टमेंट और सेक्शंस इज गिवन अ टारगेट टू अचीव, and there should need of concentration of coordination among each other. तो different different departments होते हैं, जब तक उनमें coordination नहीं होगा करना मुश्किल हो जाता है. then controlling, अब सारी चीजों को determining what is being accomplished, ये सारी चीज पे फोकस करना. दैट इज इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ी तो आपको परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना. ठीक है, तो दीज आर द मैनेजरियल फंक्शंस व्हिच एन एंटरप्रेन्योर शुड फॉलो, और जिस बेसिस पे वो अपना काम को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सक्सेसफुल रिगार्डिंग इट. देन कम्स कमर्शियल फंक्शंस. कमर्शियल फंक्शंस एक एंटरप्रेन्योर के लिए होता है जिसमें उसका फोकस होता है प्रोडक्शन पे, मार्केटिंग पे. प्रोडक्शन मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए इज अ की फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन इज द की फंक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन है तभी तो आप बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं. और कोई भी एक्टिविटीज प्रोडक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द अंडरटेकिंग, because in a small concern one person undertaking these functions, whereas in large organization there these activities may be undertaken by various individuals or separate teams. तो ये सब चीजों पे फोकस करना है. प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन आपके गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करती है. तो नए नए मार्केट में न्यू तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसकी डिजाइनिंग में, उसके पैकेजिंग में, उसके प्रोडक्शन के एडमिनिस्ट्रेशन में, execution of plans, policies and decision depends upon services. तो ये सब चीजें आपके प्रोडक्शन का पार्ट है जो कि एक एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस को डेवलप करती हैं. देन फाइनेंस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फाइनेंस फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल एंटरप्राइजेस, क्योंकि किसी भी एंटरप्राइजेस के लिए फाइनेंस, आप अपने प्रोडक्शन टेक्निक को चेंज कर सकते हैं बट फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और किसी भी चीज के लिए ऐसा नहीं है कि ये एंटरप्राइजेस विदाउट फाइनेंस मूव कर सकता है, कि किसी भी उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है. और जब आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ में किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग जब तक नहीं होगी तो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने तक इज द वर्ड ऑफ मार्केटिंग. जब आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं वहां से लेकर के, बिकॉज मार्केटिंग इज द वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक आप मार्केटिंग का रोल प्ले करते हैं. और कंज्यूमर और कस्टमर बोथ आर डिफरेंट. कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, कस्टमर कोई भी नहीं हो सकता. कंज्यूमर आपका जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर भी हो. तो कस्टमर is the person who purchases the goods, और बट वो हो सकता है कि कोई दार्जिलिंग किसी और के हो सकता है. जरूरी नहीं है कि जो कस्टमर है वही कंज्यूमर हो, बट अ कंज्यूमर कैन बी कस्टमर. वो कंज्यूम करता है, वो परचेज भी करता है. तो इस चीज पर फोकस करते हैं, वो मोटिव होता है ताकि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सके. और पर्सनल आपका कंप्लीट होना मुश्किल है. दिस फंक्शन कंसर्न विद पीपल एट वर्क एंड देयर रिलेशनशिप विद एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ग्रुप प्रोसेस का क्या रिलेशनशिप है, और उस पर्सनल यूज करके ही वो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस कर सकता है. अकाउंटिंग ये अपडेट करता है सारे रिकॉर्ड्स को, ताकि ये सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग जो होती है आपके एंटरप्रेन्योरियल ट्रांजैक्शंस की, इससे आपको ऑर्डर टू गेट एंड फेयर व्यू ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन, कि तभी आपको पता चलेगा कि कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, कितने आपके फंक्शंस हैं. ये सब चीज पर फोकस करना पड़ेगा. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है. So these are the functions of your entrepreneur, and there is a distinguish between entrepreneur and entrepreneurship. ये पहले भी हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, तो बहुत फास्ट में इसमें नहीं जाएंगे. जैसे एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, मैंने पहले बताया एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, वो एक्शन लेता है. एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस. अ पर्सन टेक्स द प्रोसेस,
और उसके बाद आता है एंटरप्राइजेस। उसका प्रोसेस करने के बाद में व्हाट द फाइनली रिजल्ट इज एंटरप्राइजेस। तो एंटरप्रेन्योर डिफरेंट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर ही एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस फॉलो करता है, जिससे फाइनली वो एस्टैब्लिश करता है एंटरप्राइजेस। देन एंटरप्रेन्योर इज अ डूअर, जो करने वाला पर्सन होता है, दैट इज द पर्सन और जो करता है। और एंटरप्रेन्योर हेलो। नॉट ऑडिबल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आपको जा रही है? मीना जी, वो कंचन जी, मेरी आवाज जा रही है? ऑडिबल नहीं है। मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ हाँ। सेंटर पे होगी जो ठीक है, कंटिन्यू जो प्रोग्राम में लिया जिनका ओएम में बता दो है आ रही है, आप बोलिए। एक मिनट समय इजाजत नहीं देता। फिर किसी और आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज आ रही है। आगे के आपके प्रश्नों को हम उसी पे स्वीकार करेंगे। आप बुधवार को 11 बजे से 11 से 12 के बीच में हमसे विद्यार्थियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी फिर से, हाँ, तो जरा फिर से मैडम जुड़ रही हैं। आप अनम्यूट हैं मैडम, देखिए क्या। नहीं म्यूट दिख नहीं रहा है आपका, जरा फिर से देखिए एक बार। हेलो, अब तक चला गया? नेट नहीं है क्या? बहुत छिटपट होते सारे पीछे के लड़के, एक ही बतिया को 3 बार पूछते। हेलो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आपकी आ रही है आवाज। वो मैडम टेक्निकल वजह से डिस्कनेक्ट हुई है। कनेक्ट करने अभी मेरी टेलीफोन से बात हुई, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें,
क्योंकि आज उनकी आखिरी क्लास है, फिर कल दूसरे टीचर की होगी जो है, तो ओके। थोड़ा सा आप वेट कर लें जो है। हमें ये पीपीटी मिल सकती है क्या, स्लाइड्स की पीपीटी? हाँ, अब तब तक मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर संजय कुमार हूँ, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर वाराणसी से बोल रहा हूँ। ये पीपीटी नहीं, इसकी सारी जो है काउंसलिंग क्लासेज की जो है रिकॉर्डिंग जो है हम आरसी वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, और जैसे जैसे काउंसलिंग हो जाएगी 2-4 दिन बाद आप लोगों को यूट्यूब जो भी मैडम ने पढ़ाया है उसकी रिकॉर्डिंग जो है आप यूट्यूब चैनल से आप उसे लाइक करिए और उसे फॉलो करिए और उसे अपना वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है क्या सभी स्टूडेंट्स का? निहाल राम, आप कहाँ के हैं? कर्नाटका। आप कर्नाटक से हैं, तो जहाँ आपका सेंटर कौन सा है, रीजनल सेंटर? मेरा रीजनल गोवा में है। गोवा में जो स्टडी सेंटर है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी केवल काउंसलिंग कराने की है, जो स्टडी सेंटर है वहाँ आप कांटेक्ट करिए, वो बता देंगे, वो व्हाट्सएप ग्रुप बनवा देंगे। वो जो स्टडी सेंटर है आपका गोवा हाँ। में, वहाँ का या अगर कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा तो उनको ही बोलना वो है क्या? आपको जिसके जो रीजनल सेंटर हैं वो डाउट्स वहीं दूर करेंगे अपने अपने रीजनल सेंटर में। और मेरी वाराणसी की जो जिम्मेदारी है रीजनल सेंटर की, वो केवल काउंसलिंग कराना है, और हम यूट्यूब पर आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, उसको डाल देंगे 2-4 दिन बाद, और वहाँ से आप लोग उससे देख सकते हैं। आरसी वाराणसी पे आपको ये मिलेगा। बाकी सारी गतिविधियां जो भी प्रैक्टिकल होना है वो सर भी। ऑडिबल है? यस यस यस, आइए आइए आइए। सर टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा वो अपने से ही कट हो गया। तब तक मैं बच्चों का प्रश्न ले रहा था। जी तो जी। ठीक है, आप कंटिन्यू शुरू कर दें। नहीं तो बच्चों, अभी तक में कोई अगर जो प्रॉब्लम आई, कब से ये कट डिस्कनेक्ट हुआ? हाँ, आपकी स्क्रीन आ रही है, कंटिन्यू हो जाइए जल्दी। ओके ओके सर। किस पेज से डिस्कनेक्ट हुआ? आई थिंक ये डिस्टिंक्शंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप से डिस्कंटिन्यू हुआ होगा। इससे पहले का क्लियर था? फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर हम लोगों को क्लियर था? इसका डिस्कशन हो गया था? अभी कनेक्टेड है ना? आवाज आ रही है? Is my voice is audible? Yes, ma'am, audible. तो ये क्लियर है आपको फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर? Then further we should start next slide. क्लियर है मैडम, कंटिन्यू करिए। ओके, डिस्टिंक्शंस का क्लियर था? यस। एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप के डिस्टिंक्शंस, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं? बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन और एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस, जो एक्शंस हैं उसको मूव करके उसके बाद वो एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश होती है, और जो करने वाला है वो एंटरप्रेन्योर है, और किया क्या चीज का है, एंटरप्रेन्योरशिप का वर्क करने का है। एंटरप्रेन्योर इनिशिएटर होता है, और इनिशिएशंस किस चीज का, बिजनेस एक्टिविटीज का इनिशिएशंस जो का वर्क होता है। ये इनोवेटर है, ये इनोवेशंस है। तो ये जितने भी डिस्कशन अपनी हमने एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरशिप पे किया है, ये सारे डिस्टिंक्शंस पॉइंट हम लोग साइड बाय पढ़ते चले हैं। बस यही चीजें आपकी ऑन स्क्रीन दिखाई दे रही है कि किस तरीके से इसको अलग किया गया। एंटरप्रेन्योर लीडर माना जाता है, और लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लीडरशिप स्टाइल है जिसपे एंटरप्रेन्योरशिप का वर्क होता है। ये मोटिवेटर होता है एंटरप्रेन्योर, और क्या मोटिवेशंस के एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के मोटिवेट करता है। तो ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, मेरे ख्याल से ये क्लियर रहा होगा। उसके बाद हम आते हैं एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज के ऊपर। एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज के क्या क्या हैं उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ भी चुके थे।
तो इस तरीके से क्वालिटीज उसके अंदर क्या क्या एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, इस पे फोकस करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। अगर उसके अंदर वो क्रिएटिविटी, नॉलेज, न्यू नॉलेज नहीं है, न्यू आइडियाज को वो पिक नहीं कर सकता, तो इसका एंटरप्रेन्योर का होना कोई मतलब नहीं बनता है। बिकॉज इनोवेशन वो प्रोसेस है जिसको अप्लाई करके न्यू नॉलेज की जरूरत होती है, न्यू प्रैक्टिकली यूजेस होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स the quality of picking up new ideas and adopting them faster and others, तो फास्टर वे में उसको यूज करके तभी वो अपने आप को सक्सेसफुल मार्केट में बना सकता है, क्योंकि फोकस उसका जो होता है एंटरप्रेन्योर का न्यू आइडियाज के साथ में मार्केट में लॉन्च करना, न्यू बिजनेस को एस्टैब्लिश करना। तो अगर वो क्रिएटिव नहीं होगा, इनोवेटिव नहीं होगा, तो वो सक्सेसफुली इस चीज को नहीं कर सकता। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर वो एक क्वालिटी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव उसको होना जरूरी है। रिस्क टेकिंग होना चाहिए। रिस्क फैक्टर अगर उसके अंदर नहीं है तो भी उसको मुश्किल होगी, क्योंकि रिस्क लेने की कंडीशंस जिसके अंदर करेज होता है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, ही शुड बी बोल्ड एंड ब्रेव। तो बोल्डली और ब्रेवली वो रिस्क को कवर कर सकता है, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टन। फ्यूचर जैसे अनसर्टन है वैसे ही मार्केट भी अनसर्टन होता है, और इसकी रिकवरी तभी कर सकता है जब वो रिस्क बियर करने की कैपेसिटी, करेज उसके अंदर हो। तो न्यू आइडियाज जब लेकर के आप आते हैं, मैंने पहले भी बताया, जो चेंजेस होते हैं उसको इजिली एक्सेप्ट करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो वो इजिली एक्सेप्टेबल तभी है जब आप उस पर वर्कआउट कर पाते हैं, और नहीं तो फिर वो मुश्किल हो जाती है, कैसे वो रिस्क को कवर कर पाएगा। देन इनिशिएटिव एंड ड्राइव, ही और शी जो भी एंटरप्रेन्योर के लिए, अब तो हम वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात भी करते हैं, और इस बार का आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो थीम इस बार रखा गया था वो एक्सेलरेट एक्शंस का थीम रखा गया था। एक्सेलरेट एक्शंस का मतलब, ऑडिबल है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, ऑडिबल है? यस मैम। हाँ, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का इस बार का जो थीम था वो एक्सेलरेट एक्शंस का था, कि ऑलरेडी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं वुमेन्स को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसमें एंटर कर सके, क्योंकि अब स्टार्टेड के डेट में आप ये नहीं कह सकती केवल मेल ही इसमें काम करते हैं, मेन्स ही इसमें वर्क कर रहे हैं। वुमेन्स आर ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग देयर ओन बिजनेसेस, स्टार्टअप बिजनेस के साथ में मूव कर रही हैं, और ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप में डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रही हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जिससे वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा सके, उसको और बढ़ावा दिया जा सके। और वुमेन्स में अवेयरनेस के भी कई सारे एक्टिविटीज फॉलो किए जा रहे हैं। तो उसी तरीके से आपके इनिशिएटिव एंड ड्राइव्स होने चाहिए, क्योंकि ही और शी हुएवर जो भी इसमें आगे मोटिवेट करता है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू ट्रांसलेट आइडियाज इनटू एक्शंस। जो भी आइडियाज हैं उनको एक्शंस में ट्रांसलेट करने का काम, इनिशिएट करने का काम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपने सोच तो रखा है बट यू आर नॉट हैविंग द करेज टू इनिशिएट इट। तो इनिशिएटिव काम जो होता है वो एंटरप्रेन्योर की ही क्वालिटीज हो सकती है। अगर वो इनिशिएट नहीं करेगा तो वो अपॉर्चुनिटीज को भी कभी ग्रैब्स नहीं कर सकता है। तो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज सीकिंग मींस मार्केट की जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एंटरप्रेन्योर्स की एक्टिविटीज होती हैं, ताकि उनको देखे, उनको क्रिएट करे, उसको ऑर्गेनाइजेशंस को अपॉर्चुनिटीज इवन अंडर क्राइसिस की बात अगर हम कहें तो एक एग्जांपल मैंने बहुत अच्छा, और आप सबको इस एग्जांपल के बारे में मालूम है, कोरोना पीरियड के टाइम में दैट वाज द क्राइसिस टाइम ऑफ बिजनेस, जिसके बाद वो अपग्रेड होना शुरू हुआ। तो वो क्राइसिस को जितने भी क्राइसिस हैं उस क्राइसिस को अगर आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया तो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ योर एंटरप्रेन्योर। तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होनी चाहिए कि जो भी क्राइसिस की कंडीशंस हो, थ्रेट की कंडीशन, आपके रिसेशन का पीरियड हो, उस रिसेशन के पीरियड को ओवरकम करने के लिए, उसमें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से कम बैक करने के लिए मार्केट में उसके अंदर वो अपॉर्चुनिटी सीकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन सीकिंग्स, किसी भी एंटरप्रेन्योर इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशंस, क्योंकि अगर उसके पास इंफॉर्मेशंस नहीं होगा मार्केट को लेकर के, जैसे आज की डेट में आपके ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए हैं, अगर आप उससे अवेयर नहीं रहेंगे तो आप उस पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटी पे भी जो थोड़ा सा लीनियंसी बरती गई है वो इसीलिए कि आपके एक्सपोर्ट पॉलिसी टैरिफ जो है बढ़ा दिए गए हैं, और इसीलिए पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पे फोकस कर रही है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। दे कैन मेक द पॉलिसीज बट दे कैन मोटिवेट द कस्टमर्स, दे कैन मोटिवेट द एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स का काम क्या होता है कि अभी सी इस तरीके की चीजों को ग्रैप्स करना कि जहां पे एक्सपोर्ट में आपके टैरिफ बढ़ा करके लगा दिया गया है,
तो अब आप इसी जगह पे अब आप सोचिए कि एक्सपोर्ट करने की बजाय या इंपोर्ट करने की बजाय आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कीजिए कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात जहां कही जा रही है, आप अपना ही स्वदेशी प्रोडक्ट बनाइए और उस स्वदेशी प्रोडक्ट को, क्योंकि आज की डेट में आप भी जीएसटी कम हो जाने के बाद, वहां से टैरिफ ज्यादा लग जाने के बाद आप चाहें तो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को नए तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सीकिंग, क्योंकि आज के फॉरेन प्लेटफॉर्म पे जो आपकी कंडीशंस हो गई है बिजनेस को लेकर के, टैरिफ ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो आप अपना ही कुछ ऐसा एस्टैब्लिश करिए जिससे कि अदर मार्केट को आप सर्च करिए, मार्केट सर्च करके, ये काम होता है एक एंटरप्रेन्योर का। जिस तरीके की एनवायरनमेंट आपकी पॉलिसीज मूव कर रही हैं, चाहे शेयर मार्केट को लेकर के हो, चाहे अप डाउन्स हो रहे हो आपके टैरिफ में, तो इस तरीके की चीजों को, इंफॉर्मेशन को गैदर करके, अगर आप उन सारे इंफॉर्मेशन को सारे सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट फोकस करते हैं, तो दिस इज अ गुड पार्ट ऑफ योर एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज। देन सीकिंग एबीडी यूजिंग फीडबैक्स। ये एबीडी सीकिंग फीडबैक्स क्या है? बिगिंस हायर हाई अचीवर्स एंड एंटरप्रेन्योर हैज द क्वालिटी ऑफ सीकिंग एंड यूजिंग फीडबैक। क्योंकि आप जब तक अपने परफॉर्मेंस की फीडबैक नहीं लेंगे, जैसे आप सबने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या जितने भी आपके ऑनलाइन एप्स हैं, इसको यूज किया है? आप सभी ने यूज किया है? कोई भी रिप्लाई देगा? यस मैम। आपने यूज किया है ना? तो जब आप उसको ओपन करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हैं, तो आप जब प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो यू गेट द रिव्यूज। आपको दिखता है रिव्यूज? दिखता है। अदर कस्टमर्स होते हैं वो रिव्यूज देते हैं। इट मींस द कंपनी इज टेकिंग द फीडबैक। कंपनी फीडबैक ले रही है कि उसका प्रोडक्ट कैसा है। और आप इवन कई बार आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपसे फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी और आपको फर्दर आप इसको दोबारा आना चाहेंगे। इस तरीके के फीडबैक फॉर्म्स आपने भरे हैं। तो आज की डेट में एक गुड एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि वो अपने बिजनेस को लेकर के बाकियों से फीडबैक लेता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, फर्दर आपको इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपने कई ऐसे क्वेश्चन, कई सर्वे भी फिल किए होंगे। तो ये सारी चीजें एक गुड एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज हैं कि वो अपने फीडबैक को लोगों से भरवाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं और फिर उनका मोटिव होता है कि उसको इम्प्रूव कर सके। तो ऑफन जो प्रॉफिट और सोल होता है इंडिकेटर ऑफ हिज परफॉर्मेंस। आपका प्रॉफिट अगर शो कर रहा है या लॉस होता है तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए दूसरों से फीडबैक लेते हैं, अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, मार्केट से फीडबैक लेते हैं। तो ऐसे ही मैक्सिमम, ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की इसलिए बात की कि छोटे से छोटे बच्चे इस चीज के लिए अवेयर होते हैं। एंड इवन दे आस्क, द ऐप आस्क यू कि इस प्रोडक्ट की रिव्यू आप दीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी थी, पूरा एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं वो। तो ये फीडबैक जो होता है ये सारी इंफॉर्मेशन सीकिंग का काम करता है और इस फीडबैक को यूज करके एंटरप्रेन्योर का काम होता है अपने बिजनेस को क्लियर आउट करने के लिए। और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंटरप्रेन्योर टेंड्स टू बिलीव स्ट्रांगली इन देमसेल्व्स एंड देयर एबिलिटीज टू अचीव द गोल दे सेट। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर ताकि वो अपने आप उसमें अचीव कर सके। और ये अचीवमेंट उसकी तभी पॉसिबल है जब वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन मैंने वैसे ही बताया, जैसे कोरोना काल की कंडीशंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मार्केट के लिए, उसको अगर आप अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर क्वालिटी इज while pursuing any business goal, an entrepreneur make the basic assumptions that the problem are meant to be there। ये हम मान के चले कि प्रॉब्लम अराइज होनी ही होनी है और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमको ये सारी चीजों का काम करना पड़ेगा और हमको दूसरों से सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पहले से हम अवेयर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम वो सारी चीजें कर पाएंगे। देन फेथ इन प्लानिंग। किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है कि वो अपने क्लाइंट की नीड्स को, योर क्लाइंट्स नीड्स टू डेवलप स्किल्स ऑफ प्लानिंग। जो भी आपकी प्लानिंग क्लाइंट्स की नीड्स है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने फर्म में फेथ अचीव करने के लिए, अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ताकि सक्सेसफुल तभी हो पाएगा ताकि कंप्लीशन ऑफ एनी टास्क, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो प्लानिंग ही आउटलाइन प्रिपेयर करता है आपके किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। देन परसुएसिव एंड इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटीज। इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंटरप्रेन्योर का ये भी है। इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट कंपैरिजन इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज।
जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सबको मोबिलाइज करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना और मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करना, सर्विसेज, मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीजों को प्रोक्योर करना, असेंबल करना इज द वर्क ऑफ योर गुड क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये ऐसा नहीं है कि अब अगर आप मार्केट में अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं तो थोड़े से समय के लिए आपने कोई भी चीज क्रिएट करी और उसके बाद में आप वहां से गायब हो जाएं, पैसा कलेक्ट किया और उसके बाद आप लॉन्ग टर्म मूव करने के लिए एंटरप्रेन्योरियल गोल आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, आपका कमिटमेंट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ये नहीं कि कई बार ऐसे कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं जो मार्केट में आती हैं और इमीडिएट खत्म हो जाती हैं, मतलब क्रीमी स्किमिंग प्राइसिंग कैपेसिटी के साथ वो एक बार में एंटर करी, उन्होंने परचेज किया प्रोडक्ट को, उसके बाद सेल किया और उसके बाद गायब हो जाना। इस तरीके की एटीट्यूड के साथ में अगर आप मूव करेंगे तो फिर कभी भी आपके सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते एंटरप्रेन्योर। तो ये सारे बेसिस पे आप एंटरप्रेन्योर होना कैसा चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात अगर हम करें तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में देखिए बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस है, मोटिवेशन है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो पहला आता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर जो होता है कंसीव द आइडियाज ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज टू क्रिएट अ न्यू एंटरप्राइज, तो ये टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर का पार्ट है। देन ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर भी होते हैं, ताकि प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे तो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है। और ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर का काम होता है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स द ट्रेडिंग एक्टिविटीज नॉट कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग, उनका काम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होता है, देयर वर्क इज ओनली टू ट्रेड, जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनकी ट्रेडिंग का काम करना। तो इस तरीके से भी बिजनेस एक्टिविटीज में आपके एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता है, एक ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर होता है, एक इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर होता है। बेसिकली इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर का वर्क होता है मैन्युफैक्चरिंग का काम, हु सेट्स अप एन इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। और एक होता है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स इंडिविजुअली who shows his innovation skills in organizing and managing a corporate undertakings, ये प्लान करते हैं कॉर्पोरेट को फोकस करने के लिए। और एक आता है आपका एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, मतलब दे आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल कल्टीवेशंस, मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स, फैसिलिटेटिंग टू इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस हो गए। On the basis of types of business, these are the types of entrepreneurs. Then comes on the basis of motivational level. Motivational level में आता है आपका pure entrepreneur. The pure entrepreneur is the person who motivate by psychological, economic and monetary rewards, performance for personal satisfactions and ego. तो ये इनका पार्ट होता है। Then motivation में ही आपका आता है induced entrepreneur. Induced entrepreneurs means the person who motivate to take up an enterprise and task due to the policies, measures of the government that provides assistance, incentives, concerns. और उसके बाद आपका आता है spontaneous entrepreneur. Spontaneous entrepreneurs क्या होते हैं? They are the starts their business out of their natural talents. उनके अंदर नेचुरल टैलेंट्स जो होते हैं उस बेसिस पे जो वो करते हैं, जैसे उनके अपनी खुद की कॉन्फिडेंस, इनिशिएट करना, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस। तो इस तरीके के जो मोटिवेटर्स होते हैं एंटरप्रेन्योर में, दे वर्क आउट देयर ओन बिजनेस एंटरप्राइजेस, अंडरटेक्स विद देयर मोटिव्स। फिर उसके बाद आपका ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ में टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं। देयर मोटिव इज डेवलप न्यू एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स विद हिज स्किल्स, technical knowledge, craftsmanship, skills in productions activities। तो ये सब उसके लिए होते हैं। देन नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, दे आर मेनली कंसर्न विद डेवलपिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। उनका काम प्रोडक्शंस का नहीं होता है, उनका काम होता है नए तरीके से अल्टरनेटिव मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना टू प्रमोट देयर बिजनेसेस। और फिर आते हैं आपके प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। दीज आर द प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स हु आर इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस, एक अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना, बट डजंट हैविंग इंटरेस्ट इन मैनेजिंग और ऑपरेटिंग इट, तो वो केवल वही काम कर सकते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के बेसिस पे अगर देखें तो ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सुपर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स का मोटिव होता है इंडस्ट्रीज विच हैज सस्टेन्ड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन द फ्यूचर, जो वो उन्हीं इंडस्ट्रीज को फोकस करते हैं जो ऑलरेडी मेंटेन, दे आर सस्टेनिंग विद द ग्रोथ। और सुपर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं दोज हु हैव सम शोन एन numerous growth of performance in their venture,
और जैसे लिक्विडिटी ऑफ फंड हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी होते हैं, गियरिंग, ये सारी चीजों पे जो फोकस कर पाता है उस पे वो करते हैं। देन कम्स योर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आपका आता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। इनको बोलते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, इज द वन हु स्टार्ट्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स बाय मींस ऑफ एन इनोवेटिव स्किल्स। तो इनोवेटिव स्किल्स के साथ में कंबाइनिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस अ मार्केटेबल प्रोडक्ट एंड सर्विस। ही नो बैकग्राउंड इन हिज फैमिली, उसका अपना बैकग्राउंड कुछ नहीं है, सबसे पहला पर्सन वो अपने से ही स्टार्टअप करके उस पर वर्कआउट करता है। देन मॉडर्न एंटरप्रेन्योर होता है। दीज आर द एंटरप्रेन्योर्स हु टेक्स दोज वेंचर्स which well go well along with the changing demand in the market। जैसे जो मार्केट डिमांड बढ़ती है उसके अकॉर्डिंगली, मींस दे फोकस ऑन करंट मार्केटिंग नीड्स, जो करंट मार्केटिंग नीड्स होती है उस पे वो फोकस करते हैं। फिर उसके बाद क्लासिकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे एम्स टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक रिटर्न्स एट द लेवल कंसिस्ट विद द सर्वाइवल ऑफ द फायर फर्म, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की तरफ फोकस करते हैं। एंड देन कम्स कैपिटल ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ओनरशिप अगर बात करें तो यहाँ पे केवल आता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, स्टेट एंटरप्रेन्योर एंड जॉइंट एंटरप्रेन्योर। प्राइवेटली मतलब जो प्राइवेटली ओनरशिप रखते हैं, दे आर नॉट कंसर्न विद एनी एक्टिविटी, एनी स्टेट गवर्नमेंट या एनी गवर्नमेंट किसी के साथ में, और या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं whose undertakings taken by the state government itself, जो स्टेट गवर्नमेंट खुद से लेकर के काम करती है। और जॉइंट एंटरप्रेन्योर्स मींस दोनों प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट का कंबाइंड होता है। देन आपका यहाँ पे है कैपिटल ओनरशिप के बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन पे आपका फोकस आ जाता है लार्ज स्केल लेवल के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। देन मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स, ये सब एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है क्योंकि इट्स अंडरस्टूड कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो होते हैं वो लार्ज मीडियम स्केल बिजनेसेस जो होते हैं, बेसिकली ये आपके उन सब के फोकस किया जा रहा है। जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस है दैट इज लार्ज स्केल, मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो एंटरप्रेन्योर्स एस्टैब्लिश करते हैं। देन कम्स ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेसिस पे बात करें तो अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। अर्बन एंड रूरल एरियाज के बेसिस पे जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो एस्टैब्लिश करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। एंड देन फाइनली वी कम्स टू द role of entrepreneurship in economic development. It's very important role, it plays a very important role। लार्ज स्केल लेवल पे हम प्रोडक्शन करते हैं जिससे कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, बिकॉज डिमांड विल सेटिस्फाई ओनली इफ द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटरप्रेन्योरशिप एट लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल पे होगा तो जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ती है। देखिए नेक्स्ट है इसमें इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ती है इससे, और इस बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट होता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ता है क्योंकि जहां पे बिजनेसेस आपके एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश होते हैं उस एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड्स आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को मूव करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ सकती है। तो जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं आप फोकस करिए, वहां पे ध्यान दीजिए कि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बिजनेस एस्टैब्लिश होगा वहीं पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज भी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं बैंगलोर हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, इन सब जगह पे आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप फैसिलिटीज को देखिए तो ज्यादा से ज्यादा है। देन इट इज ऑल्सो इंक्रीजेस गवर्नमेंट इनकम ऑल्सो, क्योंकि जब आपके बिजनेस एस्टैब्लिश होते हैं तो गवर्नमेंट की इनकम कैसे बढ़ती है, टैक्स पे करके। जीएसटी आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं तो जीएसटी के थ्रू गवर्नमेंट को इनकम इंक्रीज होती है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर आपका बढ़ता है इकोनॉमिक उसमें, एंटरप्राइजेस बढ़ते हैं। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की आ रही है, तो जितने ज्यादा आपके एंटरप्राइजेस ओपन होंगे, बिजनेसेस ओपन होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन को लेके, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर, जितने भी आपके एड्स ऑफ ट्रेड्स होते हैं उन सबसे रिलेटेड सब कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एनकरेजमेंट एनकरेजेस कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि जब आप उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है, और उस कैपिटल फॉर्मेशन से आप जगह जगह और भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। और जब रूरल और अर्बन एरिया, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ना टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में तो है ही है, रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट होता है, एंटरप्राइजेस बिजनेसेस एस्टैब्लिश होती है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी होता है, वहाँ पे और भी चीजें डेवलप हो जाती हैं, तो उससे रूरल डेवलपमेंट भी होता है। एंड इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि जहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली पर कैपिटा इनकम उस कंट्री की बढ़ती है।
देन इट रिड्यूसिंग अनरेस्ट एंड सोशल टेंशंस। जब लोगों के पास पैसा होगा, परचेजिंग पावर हाथ में होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली अनरेस्ट एंड सोशल टेंशंस मार्केट से दूर होगा। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, जब जहाँ पे एंटरप्राइजेस ओपन होती हैं तो वहाँ की जो रिसोर्सेस होते हैं, लोकल रिसोर्सेस का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, तो उन रिसोर्सेस को यूज करके भी आप अच्छे से उसके डेवलपमेंट के लिए काम कर पाते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट का प्रमोशन होता है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशंस आपको कहाँ से मिलेगा, मोटिवेट करना, दूसरों से काम करवाने का मोटिवेशंस। और सबसे पहले उसके लिए हम जानने होंगे कि मोटिवेशन क्या है। विलिंगली कोई काम करने के लिए हायर लेवल पे एफर्ट डालता है तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करता है, कंसिडर ये, दैट इज मोटिवेशनल गोल। और मोटिवेशन as an important determinant for entrepreneurial decisions, because growth and development in society is need for achievement, need of power or need of for affiliations। क्योंकि नीड ऑफ अचीवमेंट क्या कि हायर लेवल पे आप कंपटीशन लेवल की सिचुएशन से उसको अकम्प्लिश करते हैं तो उस बेसिस पे करते हैं। और पावर तो हर किसी को चाहिए, ईगो, सोशल स्ट्रक्चर, ये सब लीडरशिप क्वालिटीज सीक्स पावर्स, तो ये सब इस मोटिवेशंस के थ्रू ही हो पाता है। ये सारे मोटिवेशंस हैं जिससे आप एंटरप्रेन्योरियल डिसीजंस ले पाते हैं। तो इस तक से आपका टॉपिक कंप्लीट है। अगर फर्दर अगर आपको कुछ और जानना है तो उस पर क्वेरी अगर कुछ हो तो पूछ सकते हैं आप इस टॉपिक